हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं एक दो वीडियो, यानी ये टॉपिक अपना पहले से चल रहा था, फिर बीच में थोड़ा बंद हो गया था किसी कारण से। तो दो जो वीडियो इसके बारे में पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है यानी फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक जानकारी है वो, साथ ही साथ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का स्थल, जिसको कि हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं, उसके बारे में डिटेल पढ़ लिया था। साथ ही हमने ये भी जान लिया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट जो होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो पिगमेंट के द्वारा संपन्न हो पाती है। पिगमेंट जो है इसमें मोस्ट रोल उन्हीं का होता है। तो पिगमेंट कौन कौन से होते हैं यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से होते हैं, उन वर्णकों को हमने देखा था, और उसमें भी क्लोरोफिल ए और बी की संरचना और उनसे रिलेटेड जो जानकारी थी वो हमने डिस्कस की थी। तो अगर आप लोगों ने पीछे के जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हो। आज हम उससे आगे का जो टॉपिक है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस, जिसके थ्रू सारे सृष्टि का, सारे जीव जगत का पोषण संभव हो पाता है। तो वो प्रकाश संश्लेषण जो है उसकी मैकेनिज्म क्या है, संक्षेप में हम पहले ये जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप में क्या होता है उसमें, संक्षेप में हम उसकी मैकेनिज्म को देखेंगे, उसके बाद में उसको डिटेल 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक फिलहाल अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, 12th के एग्जाम्स अभी नहीं हुए हैं, तो आरबीएससी जो है, आरबीएससी बोर्ड में 12th क्लास का जो अभी का सिलेबस है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एनसीईआरटी का सिलेबस जो अभी स्टार्ट हो चुका है, 11th में चल रहा था और नए सेशन से 12th में भी आ जाएगा, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये 11th का टॉपिक है, 11th के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी जो बोर्ड एग्जाम नहीं लगे उन बच्चों के लिए 12th का एक रिवाइज हो जाएगा टॉपिक, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या साइंस के जो भी बच्चे हैं उनके लिए, साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है उसको संक्षेप में देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हमने थोड़ा सा, हम अगर पीछे जाके रिवाइज करें तो हमने देखा था कि जो हरे पादप होते हैं, ग्रीन जो प्लांट होते हैं, हरे पौधों में क्या होता है, जो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या है, पत्तियों की जो पत्ती में जो टिश्यू होंगे यानी उत्तक होंगे और उत्तकों में कोशिकाएं होंगी, और उन कोशिकाओं में यानी कि पत्ती में आप जानते हो कि 3 लेयर्स होती है, ऊपर वाली एपिडर्मिस, नीचे वाली निचली एपिडर्मिस, और बीच में होता है पर्ण मध्योतक या मीजोफिल टिश्यू। तो जो मीजोफिल टिश्यू होता है, पर्ण मध्योतक, जो पत्ती में निचले बीच वाले भाग में पाया जाता है, लीव्स के उस पर्ण मध्योतक या मीजोफिल टिश्यू की जो प्रत्येक सेल होती है, प्रत्येक जो कोशिका होती है, उस प्रत्येक कोशिका में लगभग 30-40 तक, 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते, हरित लवक पाए जाते। और हरित लवक हरे रंग के लवक होते हैं। हरे रंग के लवक क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल के अणु होते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। और पर्णहरित या क्लोरोफिल के जो अणु है वो ग्रीन रंग का एक वर्णक है, उसी की वजह से जो पत्तियां हैं या पौधे के जो कुछ भाग है उनका रंग हरा होता है। ये एक बेसिक चीज थी। इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, पर्णहरित, इसके अलावा भी कुछ सहायक वर्णक भी थे जिनको कि हम जो है फाइकोबिलिन, कैरोटिनोइड्स या अन्य वर्णकों के नाम से जानते हैं। तो सहायक वर्णक भी होते हैं। तो ये सारे वर्णक जो होते हैं, पिगमेंट जो होते हैं, इनका क्या लक्षण होता है, ये क्या कर सकते हैं, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा, जिसको कि हम फोटोन में या क्वांटम में उसको लिखते हैं, तो फोटोन या क्वांटम के रूप में जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का ये अवशोषण कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं के पास ऐसी एबिलिटी है कि ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उससे रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं।
बाकी कोई इनको अवशोषित नहीं कर पाता। और इसी कारण से जो हरे पादप है, उन हरे पादपों की पत्तियों के पर्ण मध्योतक टिश्यू जो है उसमें उपस्थित जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के जो क्लोरोप्लास्ट है, उन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित जो पर्णहरित होते हैं, पिगमेंट जो होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल या पर्णहरित के जो अणु पाए जाते हैं, वो पर्णहरित के अणु और अन्य सहायक वर्णक क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लिया। साथ ही साथ पौधा क्या करता है, जमीन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है, तो जल उनको उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा पत्तियों में रंध्र होते हैं, तो रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होता रहता है निरंतर, तो उन रंध्रों के द्वारा CO2 भी पौधे को प्राप्त हो जाती है। कुछ CO2 पौधे में भी श्वसन क्रिया में बनती है। तो इस तरह से जो अपन ने प्रकाश संश्लेषण की एक डेफिनेशन देखी थी कि हरे पौधे क्या करते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये 1 बाय 1 सारी चीजें हो गई कि वो चीजें उन्हें कहाँ से मिलती है। अब ये तो हमने संक्षेप में देख लिया, पर ये कैसे वो अवशोषित करेंगे, अवशोषित करने के बाद में वो अवशोषित किया गया प्रकाश ऐसा क्या करेगा उन पौधों में, यानी उनमें क्या होगा ऐसा जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, उसको पहले संक्षेप में पढ़ते हैं, फिर उनको हम डिटेल पढ़ेंगे। संक्षेप में अगर हम देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को, तो ये सिर्फ 4-5 बिंदुओं में कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहली चीज क्या होता है, पर्णहरित के जो अणु होते हैं, यानी पर्णहरित के जो क्लोरोफिल के अणु कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में पाए जाते हैं। वो पर्णहरित के अणु और कुछ सहायक वर्णक भी होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा होती है, उस प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। उसको अवशोषण करने के बाद में जो ही क्लोरोफिल अणुओं के पास में या वर्णकों के पास में सूर्य की जो ऊर्जा है, फोटोन के रूप में या क्वांटम के रूप में उसमें संचित होती है, तो क्या होता है, उसमें एकदम से एनर्जी लेवल उनका बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो क्लोरोफिल अणु है वो उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। तो अवशोषित जो प्रकाश ऊर्जा है, उससे जो क्लोरोफिल अणु है वो उत्तेजित होंगे एक तो, दूसरी चीज उस ऊर्जा से क्या होता है, H2O का प्रकाशिक अपघटन होता है। तो उससे दो चीजें होती है, क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, अवशोषित करने से उस ऊर्जा से एक तो क्या हो रहा है, जो जल उन पत्तियों में आया है, नीचे से अवशोषित होकर जड़ के द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचा है, उस जल का सूर्य के द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा द्वारा इस जल का क्या होगा, H2O का क्या होगा, अपघटन होगा। मतलब ये जल का अणु यहाँ पर टूटेगा। तो जल का जब प्रकाशिक अपघटन होगा, जल का अणु टूटेगा, तो ये किस में टूटेगा, एक जल का जो अणु है वो टूटेगा H+O2 और इलेक्ट्रॉन में, यानी कि H+ और O2 में टूट जाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। हालांकि इसको आप लिखोगे तो जैसे 2H+ बनते हैं, इससे हाफ O2 निकलती है और इलेक्ट्रॉन, तो ये सब किससे बनते हैं, H2O से। साथ ही साथ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि ये क्या है, क्लोरोफिल के अणु है, पर्णहरित के कुछ अणु है जो कहाँ पर स्थित है, पत्तियों के हरित लवक में है। अब जो ही प्रकाश आया तो इन पर्णहरित के अणुओं ने क्या किया, इन्होंने जो ये सूर्य का प्रकाश इन पे गिरा तो इन्होंने प्रकाश ऊर्जा का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। अब जैसे ही इन अणुओं ने प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया तो अवशोषण करने से ये अणु कैसे हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित की गई जो ऊर्जा होती है यहाँ पर दो कार्य करती है। एक तो क्या करती है, जब क्लोरोफिल ये ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, पर्णहरित के द्वारा जब ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का, तो उससे उनसे एक तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त होते हैं उत्तेजित होने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न ग्राहियों, जैसे कि हम इनको ABCDU नाम दे दें, इन विभिन्न ग्राहियों, ये विभिन्न ग्राही जो है ग्रेना में उपस्थित होते हैं, इन विभिन्न ग्राहियों से होकर के गुजरते हैं। और जब ये इन विभिन्न ग्राहियों से होकर के गुजरते हैं तो बीच बीच में क्या होता है, ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। तो एक तो ATP का निर्माण होता है, दूसरी चीज क्या होती है, जब क्लोरोफिल अणुओं द्वारा
ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, तो उस अवशोषित की गई ऊर्जा से जल जो है जल जो है H2O जो है उसका प्रकाशिक अपघटन होता है, यानी जड़ के द्वारा अवशोषित किया गया जो जल है उसका प्रकाशिक अपघटन होता है, जिससे H+ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये दो कार्य होते हैं अवशोषित की गई ऊर्जा के द्वारा। अब जो ये ऊर्जा अवशोषित की गई उससे एक तो क्या हुआ, एटीपी का निर्माण हुआ, दूसरा H2O का अपघटन हुआ। H2O का जो अपघटन होता है उससे H+ आयन जो बनता है, ये H+ आयन जो ग्रेना है उस ग्रेना में पाया जाता है NADP। NADP जो होता है ये H+ आयन इस NADP का अपचयन कर देता है और उसकी वजह से जो NADP है वो चेंज हो जाता है NADPH प्लस H+ में, यानी इस तरह से चेंज हो जाता है NADP, जो एक क्या है ऊर्जा का संचित रूप है, एक ऊर्जा का रूप है ये भी। तो ऊर्जा दो रूपों में यहाँ पर मिली, एक तो ATP के रूप में, एक NADPH+ के रूप में। ये ऊर्जा के जो दोनों रूप है ये संग्रहित हो जाती है और यही जो संग्रहित ऊर्जा है इससे CO2 का अपचयन होता है और CO2 का जब इस ऊर्जा के द्वारा अपचयन होता है तो CO2 किसमें चेंज हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में, यानी C6H12O6 जिसको ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक पदार्थ कह सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है उसकी अगर क्रियाविधि को हम संक्षेप में देखते हैं तो ये सारे बिंदु हमारे पास में आते हैं। ये हमने सार देखा था, इसका एक तरह से हम सार कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करेगा, अवशोषित की गई जो ऊर्जा है वो दो वर्क करेगी, उससे क्या होगा, एक तो H2O का प्रकाशिक अपघटन होगा और H2O के प्रकाशिक अपघटन से H+ O2 और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दूसरा क्या होगा, मुक्त हुए जो ऊर्जा अवशोषित किया इन्होंने उसकी वजह से ये उत्तेजित हो जाएंगे और उत्तेजित होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न प्रकाश तंत्रों से गुजरेंगे, विभिन्न ग्राहियों से गुजरेंगे और विभिन्न ग्राहियों के गुजरने की वजह से ATP और NADPH2 का संचय होगा। तो ATP इनसे बनेगी और NADPH2 कैसे बनेगी, जो H+ मुक्त हुआ है वो NADP के साथ जुड़कर NADPH2 बना लेगा। तो इस तरह से ऊर्जा का संग्रह होगा और जो संग्रहित हुई ऊर्जा है बाद में वो क्या करेगी, CO2 का अपचयन करेगी जिससे कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसका सार था। अब ये जो सारी जो प्रोसेस थी जो हमने अभी संक्षेप में देखी थी, इसी को हम डिटेल पढ़ेंगे और डिटेल इसको दो चरणों में बांट के पढ़ेंगे, दो भागों में इसको बांट के पढ़ेंगे और वो दोनों जो भाग है वो अपने कहलाते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा कहलाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को देखिए, उससे पहले एक बिंदु और है अपना, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी उपापचय अभिक्रिया होती है जिसमें कि उपचय और अपचय दोनों क्रियाएं साथ में होती है, यानी ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो यहाँ पर H2O जो है जल जो है उसका तो ऑक्सीकरण होता है और CO2 का अपचयन होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन और H2O का ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपन डिटेल पढ़े तो उसको दो भागों में या दो चरणों में हम बांट देते हैं, एक है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब इनको संयुक्त रूप से जो हमने यहाँ पर जो देखा है संयुक्त रूप से इन दोनों को मिलाकर के वो सारा होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण जो टोटल रिएक्शन है, टोटल जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है वो इन दोनों अभिक्रियाओं का संयुक्त रूप होगा, दोनों को मिला के कंप्लीट होता है। पहला चरण है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये जो सार हमने देखा था इसमें से यहाँ तक की जो चीज है, यानी कि जिसमें क्लोरोफिल अणु उनका सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना, उत्तेजित होना और H2O का प्रकाशिक अपघटन होना, ATP और NADPH2 का निर्माण होना, यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया में। और प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या हो जाता है, अंत में ATP और NADPH2 का निर्माण हो जाता है और इस संचित की गई ऊर्जा से फिर अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का अपचयन होता है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में सिर्फ एक ही स्टेप मिलता है, CO2 का अपचयन, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट बनेगा। पर कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए CO2 के अपचयन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उस ऊर्जा का संचय जो है वो किसमें कर लिया जाता है, प्रकाशिक अभिक्रिया में। यानी क्लोरोफिल के जो अणु हैं उनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का संचय, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य सिर्फ किसमें होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया में।
फिर उसको जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम किया जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये दोनों जो पार्ट है, दोनों ही अभिक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण का ही भाग है और दोनों अभिक्रियाएं ही हरित लवक में ही संपन्न होती है। हरित लवक में हमने देखा था 2 भाग होते हैं। हरित लवक की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हरित लवक में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो क्या होता है स्ट्रोमा और दूसरा होता है ग्रेना। इस तरह की संरचनाएं हमने बात की थी कि ये थाइलेकोइड होते हैं, थाइलेकोइड मिलके क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। बाकी का जो ये पार्ट है स्ट्रोमा कहलाता है। तो इस ग्रेना के जो थाइलेकोइड होते हैं इनकी इन लेयर्स पे ही क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो इन्हीं क्लोरोफिल अणुओं के द्वारा प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न की जाती है। मतलब ग्रेना में क्या होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया। और ये जो स्ट्रोमा वाला भाग है इसमें क्या होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम इन पे थोड़ा सा डिफरेंस के तौर पे, डिफरेंस भी हो जाएगा और इनको हम समझ भी लेंगे। इन दोनों को अपन कर लेते हैं एक साथ। प्रकाशिक अभिक्रिया नाम से जैसे पता चल रहा है लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी इसको संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण इसका नाम पड़ गया प्रकाशिक अभिक्रिया। जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो वो क्या कहलाएगी? प्रकाशिक अभिक्रिया। तो पहली चीज, इसमें प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अप्रकाशिक तो उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इस कारण वो कैसी है? अप्रकाशिक अभिक्रिया है। इसी कारण ये लाइट रिएक्शन और ये क्या है? डार्क रिएक्शन। दूसरी चीज, प्रकाशिक अभिक्रिया की जो खोज की थी, अध्ययन किया था, वो किया था वैज्ञानिक हिल ने, इस कारण इसको हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया का जो अध्ययन किया था वो किया था वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने, इस कारण उसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। स्थल क्या है इनका? तो हरित लवक के ग्रेना में कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया। और हरित लवक का जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद में इसमें प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है, तो अप्रकाशिक में जरूरी नहीं है। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो प्रकाश से प्रभावित होती है। प्रकाश से प्रभावित होने का मतलब है कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य कम या अधिक होता है तो प्रकाश संश्लेषण की गति भी प्रभावित हो जाती है। तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है प्रकाश से प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें वर्क ही क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण करना। तो प्रकाश जितना उपलब्ध होगा उतना ही अवशोषण हो पाएगा। तो ये प्रकाश से प्रभावित होती है, लेकिन ये प्रकाश से प्रभावित नहीं होती बल्कि ये तापमान से प्रभावित होती है। और इसी कारण प्रकाशिक अभिक्रिया का ताप गुणांक सदैव लगभग 1 होता है, लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया का जो तापमान गुणांक होता है वो ताप गुणांक 2 या 3 होता है, यानी कि सदैव 1 से ज्यादा होता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे जो हमने प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बात की। अब हम आगे डिटेल देखेंगे कि प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी हरित लवक की आप कल्पना करो। हरित लवक में जो ग्रेना है उसमें ये रिएक्शन चल रही है, स्ट्रोमा में ये चल रही है। ग्रेना में क्या होगा? ग्रेना में क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा? अवशोषित करेगा ऊर्जा को, अवशोषित करके जल का अपघटन करेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त करके लास्ट में क्या हो जाएगा? एटीपी और NADPH2 का निर्माण इसमें हो जाएगा। अब इसमें जो एटीपी और NADPH2 बनेगी वो अप्रकाशिक अभिक्रिया में, मतलब स्ट्रोमा में चली जाएगी और स्ट्रोमा में वो CO2 का क्या करेगी? अपचयन, जिससे कि क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो इसको अपन डिटेल बात करें उससे पहले हम देखते हैं सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, इस प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होता है? जो क्लोरोफिल अणु वो क्या हो जाते हैं? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और जब ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो कैसे हो जाते हैं? उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। और क्लोरोफिल अणु जब उत्तेजित हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का क्या कर रहा है? अवशोषण, जो कि फोटोन या क्वांटम के रूप में होती है, इसको अवशोषित करेगा तो ये क्लोरोफिल किस अवस्था में आ जाएगा? उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। और क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा तो क्लोरोफिल अणु से इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो जाएंगे, निष्कासित हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पहली चीज, ऊर्जा ली क्लोरोफिल ने, प्रकाश ऊर्जा को सोखा, अवशोषित कर लिया, ऊर्जा उसके पास ज्यादा हो गई तो वो कैसे हो गए? उत्तेजित हुए, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिए। अब इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के पास जाएंगे। इनसे तो निकल गए क्लोरोफिल अणु से, तो फिर दूसरे अणुओं के पास जाएंगे, जो हम डिटेल आगे पढ़ेंगे कि वो किनके पास कैसे जाते हैं, पर वो विभिन्न अणुओं के पास से गुजरेंगे। और जब ये विभिन्न अणुओं के पास से गुजरेंगे तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, जब ये विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं तो उस दौरान एटीपी बनती है, एटीपी का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन
जब विभिन्न ग्राहियों से होकर के गुजरते हैं तो एटीपी का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। एटीपी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। उसके बाद में एक चीज तो ये हुई। दूसरा, जब ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो उस समय क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता है, यानी कि जो ऊर्जा अवशोषित की गई उस अवशोषित ऊर्जा से, अवशोषित जो ऊर्जा हुई उस अवशोषित ऊर्जा से क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। और जल का जो प्रकाशिक अपघटन है वो होता है मैग्नीज और क्लोरीन आयनों की उपस्थिति में, यानी कि दो खनिज पोषक तत्व है मैग्नीज और क्लोरीन, जब भी इनकी आवश्यकता होती है, इनकी उपस्थिति की वजह से ही जल का प्रकाशिक अपघटन हो पाता है। और जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो 4 तो H+ आयन मुक्त होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 O2 मुक्त होती है। अब 4 H+ और 4, जब हम जल के 2 अणु यूज करते हैं, क्योंकि जल के 2 अणु लेंगे तो हमें 4 H+ मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और 4 H+ हमें क्यों चाहिए? एक जल का अणु भी ले सकते थे, एक लेते तो 2 H+ निकलते और ½ O2 निकलता। पर 4 H+ लेने से फायदा ये होगा कि 4 H+ हमें चाहिए होते हैं 2 NADP का अपचयन करने के लिए। जो ग्रेना है उसमें पाए जाते हैं NADP। तो ये 4 H+ जो है यहाँ वाले जो जल से निकले, ये 4 H+ क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं NADP के साथ, जिससे क्या बन जाता है 2 NADP H+ बन जाता है। क्या बनता है? 2 NADP H+ बन जाता है। और 2 NADP H+ है या फिर 2 NADP H2 जो है, इससे क्या होता है, एक CO2 के अणु का अपचयन होता है। यानी एक CO2 के अणु का अगर हमें अपचयन करना है किसमें, स्ट्रोमा में, अप्रकाशिक अभिक्रिया में, तो उसके लिए 2 NADP H2 चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 2 जल के अणुओं का यूज होता है। तो ये 2 काम होते हैं, एक तो होता है जल का प्रकाशिक अपघटन जिससे NADP H2 का निर्माण होता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं जो विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं जिससे ATP बनती है। तो इस तरह से प्रकाशिक अभिक्रिया के एंड में ATP और NADP H2 मिल जाते हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट थे जो प्रकाशिक अभिक्रिया में होते हैं। अब बात ये आती है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ अपना प्रकाशिक अभिक्रिया, ये तो मोस्टली हमने चीजें देखी है कि क्या होता है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में क्या किया, पौधों में प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन किया, और वो भी अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश में। और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि पौधों में 2 प्रकार के प्रभाव देखने को मिले। वो 2 प्रकार के प्रभाव क्या थे? पहला तो था रेड ड्रॉप इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट, या इसी को कहा जाता है लाल पतन, लाल पतन, लाल पतन या रेड ड्रॉप इफेक्ट। ये किसने दिया था? ये बात है अपने जो है 1957 की। 1957 में इमर्सन और उसके कुछ साथियों ने पौधों पर प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि जब किसी पौधे को 680 नैनोमीटर से अधिक जब किसी पौधे को 680 नैनोमीटर से ज़्यादा का प्रकाश दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो कम होने लगती है, प्रकाश संश्लेषण घटने लगता है। प्रकाश संश्लेषण की दर कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। यानी किसी पौधे को 680 नैनोमीटर से ज़्यादा प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगती है। और ऐसा किस क्षेत्र में होता है? 680 नैनोमीटर का प्रकाश कौन से क्षेत्र में आता है? ये लाल क्षेत्र से संबंधित है। 680 नैनोमीटर से ज़्यादा का प्रकाश जो है वो लाल क्षेत्र से संबंधित होता है। यानी कि इस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी कौन से क्षेत्र में आई है? लाल क्षेत्र में। और इसी कारण इसको लाल पतन या रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद में इमर्सन और उसके कुछ साथियों ने मिलकर के एक दूसरा प्रभाव दिया जिसका नाम है इमर्सन समृद्धि प्रभाव या वृद्धिकरण प्रभाव। इमर्सन समृद्धि प्रभाव या वृद्धिकरण प्रभाव क्या था? ये दिया था इमर्सन और उसके साथियों ने। उन्होंने क्या किया,
पौधे को 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश दिया। क्या दिया? 680 नैनोमीटर से ज्यादा का प्रकाश दिया, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लग गई। तुरंत ही उन्होंने क्या किया? 680 नैनोमीटर से कम का प्रकाश भी दिया, यानी कि 680 नैनोमीटर से ज्यादा का और 680 नैनोमीटर से कम का प्रकाश एक साथ दिया। एक तरह से आप जो समझ सकते हैं, मिश्रित प्रकाश दिया। पहले ज्यादा का दिया, तुरंत ही कम का दे दिया। तो उससे क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण की दर कैसे हो गई? प्रकाश संश्लेषण की दर जो है, यानी फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो बढ़ गई। और इसी को क्या कहा उन्होंने? इमर्सन समृद्धि प्रभाव का। तो ये दो प्रभाव जो है इमर्सन और साथियों के हैं, जो अलग अलग तरंगदैर्घ्य में प्रकाश संश्लेषण की दर को बताते हैं। इससे ये स्पष्ट हुआ, ये साबित हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो अलग अलग प्रकाश में अलग अलग होती है। और फिर वैज्ञानिकों ने ये साबित किया कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, तो उस दौरान ग्रेना में दो तरह के प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है जो 680 नैनोमीटर से ज्यादा पर कार्य करता है, और दूसरा जो है वो 680 नैनोमीटर से कम पर कार्य करता है। इसीलिए शायद हो सकता है कि ये जो इफेक्ट है वो देखने को मिले। और तब दो प्रकाश तंत्रों की खोज हुई, यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है, उस प्रकाशिक अभिक्रिया में दो प्रकाश तंत्र, वर्णक तंत्र कह दो या प्रकाश तंत्र या फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, जिनको PS फर्स्ट और PS सेकंड कहते हैं। और दोनों प्रकाश तंत्र जो है अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश पर कार्य करते हैं। एक तो करता है 680 नैनोमीटर से ज्यादा के प्रकाश पर, यानी कि 680 से ज्यादा लगभग 700 नैनोमीटर तक के प्रकाश पर कार्य करता है, उसको कहा जाता है PS फर्स्ट, यानी कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट। और दूसरा प्रकाश तंत्र सेकंड, जो कि 680 नैनोमीटर तक कार्य करता है। तो ये दो प्रकाश तंत्रों की खोज हुई। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के चरण जो दो है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया में हमने क्या है साथ साथ में अंतर भी देखा। और फिर हमने प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ना शुरू किया आज, जिसमें कि प्रकाशिक अभिक्रिया का शुरू में सार देखा हमने। और नेक्स्ट रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन समृद्धि प्रभाव। इसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश तंत्र, दोनों जो प्रकाश तंत्र है उनके बारे में, उनकी संरचना, और इन प्रकाश तंत्रों में कैसे जो ये हमने सार देखा था ये इन प्रकाश तंत्रों में कंप्लीट होता है। और इन प्रकाश तंत्रों में कौन सा प्रकाश तंत्र है, तो उस प्रकाश तंत्र में कैसे कौन सा अणु उत्तेजित होता है, कैसे उसमें प्रकाशिक अपघटन होता है जल का, कैसे वो कौन कौन से ग्राहियों से होकर के गुजरता है और कहाँ पर ATP बनती है, वो सारी चीजें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।